हेलो। ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है कामिनी जी? सर, HDDC बैंक से फोन आया था, वहाँ चोरी हुई है 1 करोड़ की। थैंक गॉड चोर ने 2-4 लाख चुरा कर अपनी इंसल्ट नहीं करवाई। पकड़ने में मजा आएगा इसे। चलिए। कहाँ सर? चोरी कहाँ हुई है? ओह सॉरी सर, मतलब यस सर। सर, मैं धीरज गुप्ता, बैंक का मैनेजर। सर, मैं और एक सहकर्मी बैंक 10 बजे पहुंचे तो देखा बाहर गार्ड सोहन बेहोश पड़ा था और गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो लॉकर खाली था। गार्ड कहाँ है? सर, उसे एक स्टाफ के साथ सरकारी हॉस्पिटल भेजा है। बैंक की रखवाली के लिए रात में कितने गार्ड रहते हैं? आमतौर पर तो 2 गार्ड रहते हैं, पर पिछले 5 दिन से एक गार्ड छुट्टी पर है। अपने गांव मलसाज गया है। सर, जो गार्ड बेहोश हुआ था वो आ गया। तबीयत कैसी है अभी? सर, अभी ठीक हूँ। सर, कितने की चोरी हुई है? आपके मैनेजर जी के हिसाब से पूरे 1 करोड़ की। आई एम सॉरी सर, मेरे रहते ये चोरी हो गई। लेकिन कसम से सर, अगर चोर मेरे सामने से आते तो मैं उनका गला दबा देता। कोई बात नहीं सोहन जी, सब वक्त का खेल है। जो गीदड़ शेर पर वार कर जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं ना, पकड़ लेंगे। वैसे ये सब हुआ कब था? तकरीबन 12 बजे। मैं चेयर पर बैठा हुआ था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर इंजेक्शन से कुछ इंजेक्ट किया। बस मुझे इतना ही याद है सर। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। धीरज जी, आपका सीसीटीवी रूम किधर है? सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि चोर अपने साथ हार्ड डिस्क भी ले गए हैं। कोई बैकअप? नो सर। इंटरेस्टिंग। HDDC बैंक के पास सीसीटीवी के बैकअप का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सर, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम बैंक लूट के केस में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे में ये केस कैसे सॉल्व होगा सर? टेंशन मत लीजिए कामिनी जी, केस सॉल्व नहीं होगा तो इसका भी इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज सर? केस फाइल बंद करके पेंडिंग केसेस में डाल देंगे, पर टेंशन नहीं लेने का। अरे सर, आप भी। सर, कॉल है। प्लीज गो अहेड। हेलो, जूनियर सब इंस्पेक्टर कामिनी स्पीकिंग। क्या सर, बैंक लूट का केस क्लोज नहीं करना पड़ेगा? मतलब? सर, इन्हीं के इलाज के लिए बैंक से लूटे गए पैसों में से 4 लाख डिपॉजिट किए गए हैं। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि वो इनकी बेटी है। वैसे तो उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन जिसने पैसे जमा करवाए हैं उसका नाम महिमा है और मैंने उसकी सारी डिटेल ले ली है सर। महिमा का एड्रेस क्या है? संभल कर। सर, ओह गॉड। कामिनी जी, इस ब्रेसलेट के फोटो सभी ज्वेलर्स को भेजो और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने को बोलिए। और इसके साथ साथ मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर महिमा के फोन के CDR और इस फोन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए। महिमा का नंबर सर? हॉस्पिटल बिल में होगा और ये फोन भी उसी का है। कातिल इसे मारने के बाद अपना फोन तो छोड़कर नहीं गया होगा ना? जी सर, सॉरी सर। महिमा की बहन संध्या का एड्रेस भी लिया था ना अपने हॉस्पिटल से कामिनी जी? जी, आप लोग? हाय संध्या जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी और ये सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर राठौर। आप महिमा की बहन संध्या है ना? जी। आपके पिताजी जीवन हॉस्पिटल में एडमिट है ना? जी, मैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन बात क्या है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली आपकी बहन का किसी ने उनके ही घर में रस्सी से गला दबाकर मर्डर कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल रात ही तो मिली थी वो। संभालिए अपने आप को संध्या जी, प्लीज। किसी ने मेरी बहन को।
ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछिए। कल महिमा ने अपने पिताजी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए जमा किए थे। आप बता सकती हैं कि इतने रुपए उनके पास कैसे आए? नहीं पता सर, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो लोन के लिए ट्राई कर रही थी। हमें महिमा की बॉडी के पास से ये ब्रेसलेट मिला है। क्या आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं। कामिनी जी, इमीडिएटली ईमेल चेक करो। शायद किसी ज्वेलर का ईमेल आया हो। जी सर। सर, भांडुप ज्वेलर्स का मेल आया है। गॉट इट सर। एड्रेस मिल गया। धीरज गुप्ता, साकीना का हाउस नंबर 11। सर, महिमा की सीडीआर भी आ गई और उसकी डेड बॉडी पर जो फोन मिला है वो भी उसी का है। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक धीरज और धीरू लव का फोन है जिस पर रोजाना बात होती थी उसकी, सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी। और सबसे ज्यादा कमाल है, इतने सारे धीरज। बैंक के मैनेजर का नाम भी धीरज है। एक काम कीजिए, बैंक में फोन करके मैनेजर धीरज का एड्रेस पता कीजिए, फास्ट। हेलो, HDDC बैंक। जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी बोल रही हूँ। जी, मुझे बैंक मैनेजर धीरज जी से बात करनी है। ओके, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए। थैंक यू। सर, मैनेजर धीरज बैंक में नहीं है, लेकिन उसका जो एड्रेस मिला है और ब्रेसलेट वाले धीरज का एड्रेस सेम ही है। पांडे, जल्दी से धीरू लव नंबर को ट्रैक करो इमीडिएटली। सर, धीरू लव ही क्यों? धीरज वाला नंबर ट्रैक क्यों नहीं करना? वो ऑफिशियल फोन है, बंद होगा। सर, वो एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। कामिनी को ट्रैकिंग का लिंक भेजो। कामिनी जी, लेट्स गो। कामिनी जी, आपका मोबाइल सिग्नल और धीरज का मोबाइल सिग्नल पास पास ही है। 50 मीटर का डिफरेंस होगा। उसकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई है, शायद सिग्नल में मूवमेंट रुक गया है। यस पांडे जी, यहाँ आगे सिग्नल है। सर, शायद धीरज उस कार में है। धीरज, रुक जाओ, तुम अब भाग नहीं सकते। हाँ, मैंने ही बैंक से 1 करोड़ चुराए थे, क्योंकि मैं नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे जल्द से जल्द अमीर आदमी बनना था। मैं ये देश छोड़कर बाहर कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बैंक में चोरी करना मुझे इजी और अच्छा शॉर्टकट लगा, इसलिए मैंने चोरी की। महिमा को क्यों मारा? महिमा मेरी गर्लफ्रेंड थी। पैसों की चोरी के बाद मुझे शक था पुलिस मेरे घर की तलाशी ले सकती है, इसलिए मैंने वो बैग महिमा के घर पर छुपा दिया। लेकिन उसे पता चल गया और उसने मुझे बिना बताए उसमें से 4 लाख रुपए निकालकर अपने पिता के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करवा दिए, जिसके बाद हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। और उसी झगड़े में टेंशन के चलते मेरे मुंह से निकल गया कि वो पैसा चोरी का है, जिसे अभी खर्च नहीं कर सकते। चोरी का पता चलते ही वो आप लोगों को सब बता देने की धमकी देने लगी। मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे मार दिया। जिंदगी में जब भी कोई इंसान सफल बनने के लिए मेहनत को छोड़कर शॉर्टकट अपनाता है तो उसका वही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ है। अब शायद तुम खुले आसमान का सूरज कभी नहीं देख पाओगे, उम्र भर जेल में ही सड़ोगे और शायद यहीं मर जाओगे। और मुकेश, कैसा है दोस्त? ठीक हूँ। और ये तेरा पैर कैसा है? जो है तेरे सामने है। अब प्लास्टर हटेगा तो पता चलेगा कि अंदर के हाल क्या हैं। अरे बस 1 महीने की तो बात है। अरे प्लास्टर हट जाएगा तेरा, टेंशन ना ले। फिर उसके बाद तू बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा बे। डिग 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 डिग। और क्या है? तू भी कमाल करता है यार, मरते हुए को भी हंसा देता है तू। अरे वो सब तो ठीक है यार, पर इस रंगीन रात में किस हसीना का फोन आ रहा है? और ये मोबाइल की जगह लैंडलाइन खनखना रहा है। क्यों भाई? पूछ कर बताता हूँ। हेलो, शर्म कर राक्षस है। अरे कुछ नहीं, ये जुगल बोल रहा था कि किसी हसीना का फोन है, पर निकला तू राक्षस। प्रमोद,
अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। अबे साले लंगड़ा नहीं होता तो आ जाता खुद ही। हाँ चल बाय, सोचने तो दे कुछ। अरे ये क्या बोल रहा था राक्षस, आ रहा है क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली 12 बजे उसकी मुंबई की फ्लाइट है। हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे उससे लेने थे। अबे तो मुझसे ले लेना, मेरे पैसों को क्या दीमक लगा है? मुझसे ले ले बस। जब राक्षस वापस आ जाए तो मैं उससे ले लूंगा, सिंपल। अरे यार सिंपल ही तो नहीं है, अमाउंट बड़ा है, 2 करोड़ है, वो भी ब्लैक। मुझे एक नए स्टार्टअप में डालने हैं, इसीलिए अभी चाहिए। तू ला सकता है क्या? क्यों नहीं, अभी ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल करके प्रमोद को बता देता हूँ कि तू पहुंच रहा है पैसे लेने। प्रमोद, अब क्या हुआ तुझे यार? प्रमोद, प्रमोद आके खोल, प्रमोद होश में आ। खून खून, सांप को मार दिया, मार दिया, खून खून। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ तो भैया रामू, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ अब बताओ, क्या देखा तुमने? साहब, मैं बाहर कुत्तों को खाना खिलाने गया था, तब मालिक ठीक थे। कुछ देर बाद जुगल साहब को आते देखा, इनके पीछे पीछे मैं भी आ गया तो देखा इनके हाथ में चाकू है और मालिक मरे पड़े हैं। सर ये सच नहीं है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रमोद ऑलरेडी मरा हुआ था। मैं तो बस उसके शरीर में घुसा हुआ चाकू निकाल रहा था सर, और कुछ नहीं। साहब मालिक के बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ये हैं और 2 और हैं। इन सब की मीटिंग भी यही हुई थी, जिसमें मालिक और इनकी पैसों को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्हें। अरे हाँ, दी थी धमकी। गुस्से में आदमी कुछ भी बकता है, मैंने भी बक दिया, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं उसे मार ही डालूंगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा झगड़ा प्रमोद का मुकेश और विक्रम से हुआ था सर। लेकिन जुगल साहब, आप प्रमोद से मिलने क्यों गए थे? मैं मिलने नहीं बल्कि मुकेश के पैसे पिक करने वहाँ गया था सर। मुकेश के पैर में प्लास्टर है इसलिए। लेकिन वहाँ तो पैसों का कोई बैग ही नहीं था। अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर। जुगल सच कह रहा है सर। एक्चुअली रात 10 बजे प्रमोद का कॉल आया था, थोड़ा अर्जेंट था तो मैंने जुगल को भेज दिया। मिस्टर मुकेश और मिस्टर विक्रम, देखिए मुझे पता चला है कि आप दोनों से प्रमोद का बड़ा झगड़ा हुआ था, तो जरा आप इस पर थोड़ा रोशनी डाल देंगे तो अच्छा होगा। बताइए। अरे मैंने प्रमोद से 50 लाख रुपए लोन लिया था, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। मुकेश बीच बचाव में आया तो इसी चक्कर में बातें इसे भी सुननी पड़ी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। सर प्रमोद थोड़ा गर्म दिमाग जरूर था, लेकिन जितना जल्दी वो गुस्सा होता था उतना ही जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाता था। देखिए मुझे तो आपकी बात पर पूरा भरोसा है मुकेश जी कि प्रमोद उस झगड़े के बाद भी नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन कोई तो है जो नॉर्मल नहीं हुआ। मिस्टर विक्रम जी, कहाँ थे कल रात आप? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विक्रम, जो होगा बोलने से होगा। बोलिए। अब सर मैं क्लब 59 में अपने गर्लफ्रेंड भारती के साथ था। गर्लफ्रेंड का फोन एंड एड्रेस? सर विक्रम सच बोल रहा है, वो रात 8 से आधी रात 12 बजे तक भारती के साथ बिजली क्लब में ही था। मैंने क्लब के सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर, लेकिन उसकी सीडीआर से पता चला है कि उसने प्रमोद को करीब 9 बजे कॉल किया था। कामिनी जी, इतना काफी है उससे मुलाकात करने के लिए। चलिए। मैंने लोन लेने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन इससे पहले कि हमारी बात शुरू होती वहाँ कोई आ गया था। कौन? पता नहीं सर, लेकिन प्रमोद ने उससे ये जरूर पूछा था कि तू उधर से क्यों आया है, इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती।
उसने फोन कट कर दिया। सर, विक्टिम प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यस प्लीज प्लीज लाओ, इधर लाओ, दिखाओ। तो खून 9 से 10 बजे के बीच हुआ है ना? तो फिर उसने रात 10 बजे कॉल कैसे किया मुकेश को? और अगर ऐसा होता तो खून का समय 10 से 11 के बीच का होता। दाल में कुछ तो काला है कामिनी जी। सर, फोन की घंटी बज रही है। फोन की नहीं कामिनी जी, दिमाग की घंटी बज रही है, जो हमें खूनी तक पहुंचाएगी। मतलब बहुत ही जल्द समझ में आने वाला है। थोड़ा शांति तो रखिए। चलिए। कहिए इंस्पेक्टर, क्या जानना है आपको? अरे जानना मानना कुछ नहीं है मुकेश जी, सब पता है हमको। हम तो खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, बस। कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए, ऐसा है मुकेश जी कि जिस परिस्थिति में प्रमोद का खून हुआ है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप तीनों में से किसी और का भी मरना तय है। इसलिए थोड़ा संभल कर, है ना? चलिए। और हाँ, अरे जुगल भी तो जमानत पर बाहर ही है। चलिए चलते हैं हम फिर। थैंक यू इंस्पेक्टर, इन्फॉर्म करने के लिए। कौन होगा इस वक्त? जुगल, तूने प्रमोद का कत्ल क्यों किया मुकेश? मैं कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हें तो पता है, मैं तो उसके घर गया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुकेश। विक्रम, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो पैसों के लिए, और इसीलिए तुमने प्रमोद को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों यार? हम दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सर, मुझे बचा लीजिए। जुगल और विक्रम मुझे मारना चाहते हैं। दोनों चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। बचा लीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए। शांति शांति शांति। बेटा, पहले तू ये बता कि तेरा प्लास्टर कहाँ है और तू दौड़ कैसे रहा है? नहीं सर, वो मेरे पीछे वो चाकू लेकर। बेटा, तूने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुगल को अपने घर पे बुलाया और फिर अपने लैंडलाइन पर फेक कॉल की हेल्प से प्रमोद से बात करने का ड्रामा किया और जुगल को प्रमोद के पास भेज दिया। लेकिन उससे पहले तू अपनी कार से प्रमोद के घर के पीछे पहुंचा, दीवार फांदी और खिड़की से अंदर घुसकर तूने उसे मार डाला। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, तू इधर से क्यों आया है ना? खिड़की पर तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और जिस चाकू से तूने प्रमोद को मारा था उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैंने जब प्रमोद को मारा था तब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने। तो ऐसी सूरत में ना तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हें विंडो पर मिल सकते हैं और ना ही चाकू पर। ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम सब मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात। थैंक यू मिस्टर मुकेश, ऑन कैमरा अपना जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए। वेल डन। अबे जाता कहाँ है? चल अब ये बता कि प्रमोद को तूने मारा क्यों? करीब साल भर पहले मैंने प्रमोद से हाईवे पर होटल बनाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया था, जिसे मैं जुए में हार गया। प्रमोद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गया। हर रोज पैसों का तकाजा करता था। इसी बात से परेशान होकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाकर जुगल को फंसा दिया ताकि केस जुगल के साथ ही रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दोस्त को धोखा देने के लिए तुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मुकेश, कहीं नहीं। ले जाइए इस धोखेबाज को यहाँ से सर। धोखेबाज तो तुम भी हो। तुमने भी तो उसके 50 लाख हड़प रखे हैं।
तुम जैसा इंसान ही इतना घटिया सोच सकता है मुकेश। मैं अपने लोन के पैसे प्रमोद की बहन को ट्रांसफर कर चुका हूँ, समझे? और कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा प्रमोद का था वो उसे जाएगा। प्रमोद की बहन अब हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी बहन है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यार। दोस्त और पार्टनर अगर हो ना तो तुम दोनों जैसा। चलो ख्याल रखना। रात का समय था। डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। उसके हाथ में एक टेडी था जिसे वो टीटू के नाम से बुला रहा था। डैनियल की उम्र 24 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग एक 10 साल के बच्चे की तरह था। टीटू, मैंने ना आज पेट भर के खाना खाया। तुमने खाया ना? आज तो कुक अंकल ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। तभी डैनियल के पापा मैथ्यू वहाँ आ जाते हैं। वो डैनियल को कुछ गोलियां देते हैं जिससे उसकी दिमागी हालत में सुधार आ जाए। बेटा डैनियल, जल्दी से ये मेडिसिन फिनिश करो। चलो, यू आर अ गुड बॉय ना? नो पापा, वो दवाई बहुत कड़वी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे खाने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। डैनियल दवाई लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैथ्यू ने उसे समझाया और दवाई खिलाई। मैथ्यू डैनियल का बहुत ख्याल रखता, लेकिन ये बात मैथ्यू का दूसरा बेटा एरिक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो डैनियल से हमेशा जलता रहता। उसे ऐसा लगता जैसे डैनियल की वजह से उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। डैनियल का एक डॉगी भी था। डैनियल हमेशा उसको अपने साथ रखता। एक दिन एरिक अपने रूम में ड्राइंग कर रहा था। डैनियल खेलते खेलते उसके कमरे में पहुंच गया। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझसे बिना पूछे तुम अंदर कैसे आए? I'm sorry एरिक भाई, I'm sorry। डैनियल एरिक से माफी मांग रहा था, लेकिन एरिक ने उसे धक्का दे दिया और सामने रखे रंग उस पेंटिंग पर उड़ गए। इस बात से एरिक और भी गुस्सा हो गया और डैनियल को रूम से बाहर निकाल दिया। डैनियल रोते रोते अपने कमरे में चला गया। एरिक को डैनियल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी रात डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। रात के तकरीबन 11 बजे एरिक गुस्से से डैनियल के कमरे में जाता है। उसके हाथ में एक नुकीला ब्रश था। भाई तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। सब हर वक्त सिर्फ तुम्हारे आसपास रहते हैं। डैनियल का ध्यान रखो, उसे खाना दो, नाश्ता दो, उसकी दवाई। सिर्फ डैनियल डैनियल डैनियल। मैं तो जैसे इस घर में हूं ही नहीं। आज जब तुम मेरे कमरे में आए थे और मेरी पेंटिंग खराब की थी, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे। अगली सुबह जब एक नौकर डैनियल के कमरे में गया तो नौकर जोर से चिल्लाया। नौकर की आवाज सुनकर मैथ्यू और माइकल दोनों डैनियल के कमरे की ओर दौड़े। सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। एरिक के हाथों में वही ब्रश था। उसके हाथ और ब्रश पर खून लगा था। डैनियल एक कोने में डर कर बैठा हुआ था और जमीन पर डैनियल की डॉगी की लाश पड़ी थी। उसके गर्दन पर उसी ब्रश से वार किया गया था। ये सब क्या है एरिक? तुमने डैनियल के डॉगी को क्यों मारा? बोलो। समझ नहीं आता, दिमागी हालत में बीमार कौन है, डैनियल या एरिक? मैथ्यू, एरिक को हमारे साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। इसे जल्द से जल्द हॉस्टल भेज दो, यहाँ से दूर, वरना ये हमारी इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर देगा। मैथ्यू ने हॉस्टल कॉल करके अगले ही दिन एरिक की हॉस्टल जाने की तैयारी की। अगले दिन मैथ्यू डैनियल को लेकर डॉक्टर लियाम के पास गया। मिस्टर मैथ्यू, डैनियल की दिमागी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। जैसे वो 10 साल से वैसा ही है। आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर, डैनियल की दिमागी हालत ठीक ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो मैं आपको लाखों रुपए हर महीने देता हूँ। हाँ, लेकिन मेडिसिन का लगातार बढ़ रहा डोज डैनियल के दिमाग पर बहुत गहरा असर कर सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर लियाम वॉशरूम के लिए निकल गए। वॉशरूम से बाहर आते वक्त एक चिपचिपी चीज से डॉक्टर का पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर गए। जमीन पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। वो डॉक्टर के सिर में घुस गया। डैनियल बेटा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ पापा। डैनियल ने एक कमरे से आवाज दी।
डैनियल उस केबिन में डॉक्टर थेटेस्कोप, मास्क, इंजेक्शन, कैंची, इन्हीं सब चीजों के साथ खेल रहा था। मैथ्यू उसे अपने साथ लेकर घर गया। अगले दिन डॉक्टर की एक एक्सीडेंट में मौत होने की खबर छपी। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी हॉस्पिटल पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जमीन पर गिरने की वजह से ये मौत हुई है। आसपास कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे किसी पर शक हो। दिखने में तो ये एक एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन ये चिकनी सी चीज यहाँ आई कैसे, जबकि बाकी का सारा वॉशरूम फ्लोर क्लीन है। कुछ तो है कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। मैथ्यू को टेंशन होने लगी कि अब डैनियल का इलाज कहाँ होगा और कौन करेगा। मैथ्यू, डैनियल हमारे लिए कितना जरूरी है ये तुम जानते ही हो। जल्द से जल्द उसका कोई इंतजाम करो। डैनियल माइकल से बहुत डरता था क्योंकि माइकल सबके साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता था। डैनियल को समझने वाला, उससे प्यार से बात करने वाला और कोई नहीं था। मैथ्यू अगले दिन कुछ काम से शहर के बाहर गया था। घर के सारे नौकर भी अपना अपना काम खत्म करके चले गए थे। डैनियल भी अपने टेडी के साथ सो रहा था। थोड़ी देर में किचन से कांच के ग्लास की टूटने की आवाज आई। उस आवाज से माइकल की नींद टूट गई। माइकल अपने कमरे से बाहर आया। माइकल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कौन है वहाँ? माइकल किचन से बाहर आया और उसने सामने जो देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आधी रात को मैथ्यू घर पहुंचा। अंदर जाते ही उसने जो देखा, मानो वो वहीं सुन्न हो गया हो। सामने डैनियल सोफे पर बैठा था। उसके पैरों के पास माइकल की लाश पड़ी थी और डैनियल हाथ में रखे चाकू से खेल रहा था। डैनियल एक साइको की तरह बात कर रहा था। हेलो पापा, आप आ गए? ये आपके लिए सरप्राइज है पापा। देखिए, माइकल अंकल हमेशा आपको डांटते थे ना, आज मैंने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी और अब आपकी बारी है पापा। मैथ्यू चिल्लाकर कहता है। डैनियल, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? डैनियल ने गुस्से से मैथ्यू की तरफ देखा और बाजू में रखे फ्लावर पॉट मैथ्यू के सर पर मारा। मैथ्यू बेहोश होकर नीचे गिर गया। डैनियल ने चाकू से मैथ्यू पर वार किया। मैथ्यू को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और सामने इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी थे। हेलो मिस्टर मैथ्यू, अब कैसा लग रहा है? मैं यहाँ कैसे? और डैनियल कहाँ है? उसने मुझे मारना चाहा, वो पागल हो गया है। हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब आपको और हमें जल्द ही मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी मैथ्यू को पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहाँ डैनियल को एक कुर्सी से बांधा गया था। हवलदार लालू पटेल उसके साथ खड़े थे। इंस्पेक्टर राठौड़ डैनियल के पास गए। बताओ, क्यों मारना चाहते थे अपने पापा को? मैं जानता हूँ डॉक्टर लियम को भी तुमने ही मारा है। बस इतनी सी खबर निकाल ली तुमने राठौर। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन नहीं। अब सुनो, मेरे डॉगी को भी मैंने ही मारा था। डैनियल ने बताया कि जब एरिक गुस्से में उसके कमरे में आया था और उसे मारने की कोशिश की थी, तब डैनियल ने उसे जोर से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या हुआ एरिक भाई? आप जमीन पर कैसे गिर गए? आपको तो मुझे मारने का मन हो रहा है ना? मैं बताऊं? आपके मन में मुझे ऐसे मारने का ख्याल आ रहा है ना? ऐसे मारने का? और डॉक्टर लियम को कैसे मारा? डॉक्टर लियम को मारना मेरे लिए बहुत आसान था। जब वो मुझे चेक कर रहे थे, तब मैंने घड़ी देखी थी। उनके ब्रेकफास्ट में 10 मिनट बाकी थे। मैं जानता था कि ब्रेकफास्ट से पहले डॉक्टर लियम वॉशरूम जरूर जाएंगे फ्रेश होने के लिए। इसीलिए जब वो मेरे प्यारे पापा से बात कर रहे थे, तब मैं वहाँ से निकलकर पहले वॉशरूम गया
और वहाँ फ्लोर क्लीन करने के लिए जो चिपचिपा लिक्विड था वो मैंने जमीन पर डाल दिया। डॉक्टर लियम जैसे ही वॉशरूम में गए उनका पैर फिसला और वो गिरकर मर गए। अपने बड़े पापा को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? क्योंकि सब मुझे अपने हिसाब से चलाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पापा और बड़े पापा ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। मुझे पागल बनाने की कोशिश की ताकि सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी उन्हें मिल जाए, और मुझे पागल करने में डॉक्टर लियम ने इनका साथ दिया। इसीलिए मैंने सबको मार डाला। डैनियल की बात सुन राठौर ने डैनियल के पिता को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही डैनियल को एक साइकियाट्रिक के हवाले कर दिया। वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन सर, आपको इस पर शक कैसे हुआ? राठौर ने बताया कि जब उसने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तब डैनियल से पहले एक कर्मचारी वॉशरूम को साफ करके बाहर निकला था और उसके बाद डैनियल वहां गया। अंदर जाते वक्त तो वो एक बच्चे की तरह लगा, लेकिन बाहर आते वक्त उसके ताव बदल चुके थे। और उसके बाद डॉक्टर लियाम वॉशरूम गए और जब मैंने सफाई कर्मचारी से बात की तो उसने बताया कि उसने सफाई अच्छे से की थी, लेकिन पता नहीं वहाँ पर वो चिपचिपा लिक्विड कहाँ से आ गया। बस तभी मेरा शक डैनियल की तरफ गया और मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। मिस्टर और मिसेस शर्मा के घर शादी के 5 साल के बाद जब बेटी ने जन्म लिया तो पूरे घर के लोग बहुत खुश थे। उसके पहले जन्मदिन पर उन लोगों ने शानदार पार्टी का आयोजन किया। शहर के नामी गिरानी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। मिसेस शर्मा तो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और कोई मिसेस शर्मा की गोदी से बच्चे को छीन कर ले गया। मिसेस शर्मा शोर मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरे घर की लाइट वापस आ गई, मगर उनकी बेटी का कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी, कोई है? जल्दी से पता करो, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो मेरी बेटी को। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो इस पार्टी को छोड़कर ही ना जा सका हो। हम लोग आसपास ढूंढने जाते हैं। अरे कोई पुलिस को भी तो फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन खबर गई, इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी तुरंत पार्टी में पहुंच गए और सारी घटना के बारे में जानकर मिस्टर शर्मा से सवाल करने लगे। यह पार्टी में जो भी लोग मौजूद है तब आपने ही इनवाइट किए हैं या किसी और ने भी कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी पार्टी है तो इनविटेशन भी मैं ही भेजूंगा ना। हमें सारे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। गेस्ट की लिस्ट चाहिए? मतलब क्या है इसका? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी बच्ची गायब हुई है और उसको ढूंढने के लिए हम सब पर शक करेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। कामिनी जी, आप तुरंत आसपास के रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग चालू करवा दीजिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे नहीं जानी चाहिए। इस बंगले के सीसीटीवी और आसपास के बंगले के सीसीटीवी के फुटेज चेक करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। राठौर कामिनी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर मिसेस शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको किसी पर शक है? कामिनी जी की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने नामे गर्दन हिला दी। मेरी बेटी पिछले 2 घंटे से लापता है और आप लोग यहीं पर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज उसे ढूंढ कर लेकर आइए। सर, आप मत समझाइए हमें कैसे काम करना है। गाड़ियों की तलाशी में कुछ हासिल हुआ या आसपास के सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली? पिछले 2 घंटे में इस घर से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। केवल एक लोडिंग ऑटो ही यहाँ से निकला है और वो ऑटो केटरिंग सर्विसेज वालों का ही था। कैटरिंग सर्विस वाले का ऑटो? शर्मा जी, आपकी कैटरिंग कौन देख रहा था? उसे बुलाइए। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर तुरंत कैटरिंग वाले को बुलाया जाता है, मगर कैटरिंग वाला इंस्पेक्टर के सामने आते हुए कांप रहा था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर राठौर का नाम सुनकर अपनी दादी नानी याद आ गई? यदि डर लगता है तो गलत काम क्यों करते हो? सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। जब घर की लाइट गई थी और बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद तुम्हारा लोडिंग ऑटो इस घर से रवाना हुआ था। उस लोडिंग ऑटो में क्या था? मैम, पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन और सामान था वो सब लोडिंग ऑटो में भिजवाया था। वो ऑटो तुम्हारा परमानेंट है या रैंडम किसी को बुलाते हो? सर,
वैसे तो हमारा परमानेंट ऑटो है, मगर कल वो खराब हो गया था, इस कारण उस ऑटो वाले ने अपने दोस्त को भेजा था। उस ऑटो वाले का नंबर मिल जाएगा या कोई पता या ठिकाना? कामिनी के पूछने पर केटरिंग वाले ने उस ऑटो वाले का मोबाइल नंबर दे दिया। कामिनी ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए मिस्टर शर्मा की फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गया शर्मा? अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को अपने अपने घर रवाना करो और इंस्पेक्टर को भी विदा करो, उसके बाद मुझसे बात करना। अपहरणकर्ता की बात सुनकर मिस्टर शर्मा हाथ जोड़कर सभी को अपने घर रवाना करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी से भी जाने की गुजारिश करने लगे। सर, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए, जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। यदि मेरी बेटी जिंदा रही तो ही तो उसे ढूंढ पाओगे ना। अभी आप लोग चले जाइए। मिस्टर शर्मा के बार बार इंसिस्ट करने पर वे लोग उनके घर से बाहर आ गए। सर, आपने आसानी से शर्मा की बात मान ली, हमें रुककर वहाँ पर थोड़ी पूछताछ तो करनी थी। कामिनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमारा बाहर आना जरूरी था, क्योंकि बच्ची वहां से निकल चुकी थी। यदि हम लोग जिद कर कर वहां पर रुकते तो हो सकता है वो किडनैपर बच्ची को नुकसान पहुंचाता। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। मगर सर, अब क्या? फिक्र मत करो, मैंने शर्मा के घर से निकलने से पहले उनके घर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उन लोगों की सारी बातें हमें आराम से सुनाई देगी। सर, आप तो कमाल हो, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? अपना तो ऐसा ही है। घर के बाहर राठौर और कामिनी बात कर रहे थे, तभी शर्मा के फोन पर दोबारा किसी का फोन आया। तुमने सभी को खुद से दूर भेजकर बहुत अच्छा काम किया, अगर अब अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर शहर के बाहर स्थित ढाबे पर रात के 2 बजे पहुंच जाना। मिस्टर शर्मा किडनैपर की बात मान लेते हैं और तुरंत 20 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने किडनैपर और मिस्टर शर्मा की पूरी बात सुन ली थी। सर, इस किडनैपर ने तो बड़ा हाथ मारा है। उसका पाला राठौर से है। हाथ मारा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, उसे पता चल जाएगा। सादे कपड़ों में उस ढाबे के आसपास सब लोग मौजूद रहें। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की पूरी टीम अलर्ट होकर ढाबे के आसपास चौकसी करने लग जाती है। तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो, घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन ली ना? अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए, आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी।
अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, मगर तूने ही। कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई। अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर, आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है।